नमस्कार। औश की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और हमारे पिछले व्याख्यान से आगे बढ़ते हुए आज भी इसका विषय है चीन का भारत पर आक्रमण, भारत की भूमि पर अतिक्रमण। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको सरदार पटेल की उस चेतावनी से अवगत कराया था जो 1950 नवंबर में उन्होंने भारत के डोमिनियन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी और जिस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। उसके बाद से एक ऐसा युग आरंभ होता है जब नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हैं, पंचशील की बात करते हैं चीन के साथ। और यही नहीं, दुनिया के हर फोरम के ऊपर चीन को समर्थन दिलाने की कोशिश करते हैं। चीन को समर्थन की क्यों जरूरत थी? आप जानते हैं कि चीन के अंदर एक साम्यवादी क्रांति हुई थी। वहां पे माओ ने साम्यवादी क्रांति के आधार पर अपना राज स्थापित किया था और दुनिया के अन्य देश जो है चीन को मान्यता तक नहीं दे रहे थे। और ऐसे समय में जवाहरलाल नेहरू ने चीन की संयुक्त राष्ट्र में एंट्री कराना, और यही नहीं, उसके बाद में ये तक कहा कि चीन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर भी चीन को स्थान दे दिया जाए। और स्थान भारत को मिल सकता था, लेकिन उन्होंने इसको बहुत बड़ा बलिदान किया साहब चीन के लिए। यही नहीं, जो जमीनें हमको अमेरिका में दी गई अपनी एम्बेसी बनाने के लिए, वो जमीन भी चीन को दे दी कि वो अपनी एम्बेसी बना ले। और एक इस छोटी सी या जो कहेंगे बहुत बड़ी देश के साथ ये जो तमाशा किया गया उस समय, उसका नतीजा आप संयुक्त राष्ट्र के अंदर आज तक भुगत रहे हैं कि चीन अपनी वीटो का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को वहां आतंकी तक नहीं घोषित करने देता। आपने देख ही लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान में बसे हुए आतंकियों को लेके जब बार बार ये बात आई कि उन्हें आतंकी घोषित किया जाए, तो किस तरीके ने उस चीन ने उनका समर्थन किया आतंकवादियों का और उन्हें आतंकी घोषित नहीं होने दिया। इसलिए ये जरूरी है कि हम देखें कि नेहरू ने चीन को लेकर उस समय क्या क्या किया था। अब ये कहना कि चीन की भारत पे नजर है, चीन भारत के हिस्सों को कब्जाना चाहता है, और नेहरू इससे अवगत नहीं है। नेहरू ने तो क्या किया कि कृष्णा मेनन को भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, जो कि खुद कम्युनिस्ट विचार रखता था। और एक CIA की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कृष्णा मेनन और लेडी माउंटबेटन ये मिल करके अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब कराने में लगे हुए हैं और रूस और चीन की बात करते हैं। खैर, 1959 के करीब, अगर मैं डेट पे गलत नहीं हूं तो, भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल साहब ने इस्तीफा तक दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय सेना को बढ़ाना चाहते थे, अब चीन से लगे बॉर्डर से, मतलब तिब्बत से, कृष्णा मेनन उसका विरोध करते थे। और स्थिति यहां तक आई कि बाकी दोनों चीफ भी, नेवी, एयरफोर्स, वो भी इस्तीफा देने को तैयार थे। और तब नेहरू ने सरेआम कृष्णा मेनन का साथ दिया और लताड़ा भारतीय चीफ को, आर्मी के चीफ को। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है नेहरू का, 6 दिसंबर 1961 में पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि चीन के लिए यह संभव नहीं है कि वो हमें पराजित कर सके और
ना ही हम तिब्बत से होकर के जाकर के चीन की राजधानी को कब्जा सकते हैं। एग्जैक्ट शब्द में आपको बता दूं, वी वुड नॉट बी एबल टू लिमिट इट इन टाइम बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर चाइना टू डिफीट अस एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू मार्च अप टू पीकिंग अक्रॉस तिब्बत। और फिर बात कर रहे हैं हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब चीज़ों को। और उसके बाद में अक्टूबर 1962 में जो हुआ, जो व्यापक भारत चीन युद्ध हुआ, वो आपके सामने आते चले गए चीनी, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको लता मंगेशकर का गाना आज भी याद होगा, एक एक ने 10 को मारा, एक एक ने 10 को मारा। हम वो युद्ध हार गए, लेकिन वो हार सेना की हार नहीं थी, वो हार थी नेहरू की। और जिसने हमारे वीर बहादुरों को, जिन्होंने 2-2 विश्व युद्ध तक अंग्रेजों को दिलवाए थे, जिन्होंने आईएनए के रूप में दांत खट्टे किए थे अंग्रेजी फौजों के भी, अमेरिकी फौजों के भी, अफ्रीकी फौजों के भी, ऑस्ट्रेलिया की फौजों के भी, उनको हरवा दिया चीन से। क्योंकि ना वहां चौकियां बनाई, ना वहां पे, मतलब 303 की राइफल थी हमारे जवानों के पास, और चीनी मशीन गन लेके आए थे। और फिर यही नहीं, हमारे एयरफोर्स के, वायुसेना के जहाज मौजूद थे, तेजपुर में मौजूद थे, गुवाहाटी में मौजूद थे, बागडोगरा में मौजूद थे, कई और हमारे जो हवाई जहाज के स्टेशन है एयरफोर्स के, उन पे मौजूद थे। लेकिन नेहरू ने हमारी वायुसेना को आदेश नहीं दिए कि बढ़ते हुए चीनियों पे जाके बमबारी करे और उनको रोके। क्यों? किसी के पास है इस सवाल का जवाब? यही नेहरू ने 47 में किया था। जब पाकिस्तानी सेना ने आना शुरू किया था कश्मीर में, तो सरदार पटेल ने कैबिनेट में कहा था कि हमें एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उन दर्रों के ऊपर बम्बिंग करनी चाहिए जहां से आ रहे हैं ये, जिससे आ ही ना सके। और उनको नेहरू ने ओवर रूल कर दिया था। और यही काम 1962 में किया नेहरू ने। फिर आप एक दिन देखते हैं कि एक तरफा युद्ध विराम चीन घोषित कर देता है और नेहरू मान लेते। कभी किसी ने सोचा कि एक तरफा युद्ध विराम क्यों घोषित किया गया? गलवान में जो हुआ वो साबित करता है कि एक तरफा उन दिनों चीनियों ने युद्ध विराम क्यों किया। क्योंकि सर्दी आ रही थी, बर्फ पड़ने वाली थी, और चीनी सैनिक जो है वो उस सर्दी में भारत सेना का मुकाबला नहीं करते यदि हम भारत के अपने रिजर्व जो है अरुणाचल भेज करके उस लड़ाई को जारी रखते हैं। और ना ही उनको खान पान की सामग्री और वो सब बर्फ आने के बाद में, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, मिल पाती उस समय। इसलिए चीन ने उस समय युद्धबंदी की। मैंने तो इन इलाकों को खुद घुमा है, तेजपुर से बमदिला जा, बमदिला से सेला पास जा, सेला पास से तवांग जा, तवांग से बमुला जा। पूरे रास्ते के अंदर मैंने वो बंकर देखे, जिन बंकरों में से हमारे वीरों ने लड़ाइयां लड़ी। यहां तक की लड़ाइयां लड़ी कि एक सैनिक ने औरों के शहीद हो जाने के बाद 24-24 घंटे तक चीनी सेना को रोके रखा कि 10 जगह बंदूक लगा दी और अलग अलग जगह से गोली चला के, और चीनी समझते थे कि पता नहीं कितने सैनिक हैं यहां पे। मैंने वो कब्रें भी देखी हैं जहां चीनी दफन हुए हैं उस काल के अंदर। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पीछे किया, और ये एक ऐसी परंपरा रही। आप देखिए, सन 63 के अंदर अकासाई चीन का कुछ हिस्सा जो हमारा लद्दाख का हिस्सा था, पाकिस्तान उसको चीन को दे देता है। और हम, नेहरू साहब हमारे क्या करते हैं, अरे वो ऐसा हिस्सा जहां पे तिनका तक नहीं उगता वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। अरे भाई,
तिनका तक नहीं उगता। जब पार्लियामेंट में ये बोले तो एक एमपी होते थे त्यागी जी सहारनपुर से, उन्होंने उठ के कहा था कि आपका सिर गंजा है, मेरा सिर गंजा है, तो इसका क्या मतलब, अपना सर कटवा ले। टोपी उतार के बोले थे अपने। लेकिन नेहरू जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी और नतीजतन 62 में हमें मुंह की खानी पड़ी। कितने हजारों किलोमीटर की जो जमीन थी भारत की, वो चीन ने कब्जा ली। और उसके बाद आज तक उसकी प्रक्रिया बॉर्डर पे यही है कि कैसे मैं भारत की जमीन को कब्जाऊं। 1967 में एक बार, पहले तो 65 के युद्ध में चीन ने धमकी देने की कोशिश की, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो उस धमकी में नहीं आए और हमने पाकिस्तान के ऊपर अपना नया मोर्चा खोल दिया। उसके बाद सन 67 में नाथुला सिक्किम उस क्षेत्र में फिर चीनी हमारा विरोध करते हैं, लेकिन वहां लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, उन्होंने काफी पिटाई भी की कमांडिंग अफसर जो थे, और देखिए उनको धोखे से मार दिया चीनियों ने कि बात करेंगे, बात करेंगे, बात करके सुलझा लेंगे, और वो बात करने के लिए जाते हैं और चीनी गोली चला देते हैं। यह है चरित्र चीनियों का। और वो जो मुंह की चीन को खानी पड़ी, अगर कोई और मुल्क होता जो थोड़ी शर्म रखता है तो ऐसा नहीं हो पाता कि वो दोबारा फिर हिमाकत करे। और लगातार चीन जो है कुछ ना कुछ सीमा के ऊपर रोज करता रहता है, चाहे वो हथियारों की तस्करी करवाना हो, चाहे और किसी किस्म की तस्करी हो, चाहे भारतीय क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो। और दुर्भाग्य ये था कि हमारी सेना को खुला हाथ नहीं दिया जाता था कि उनसे कैसे डील करना है। वो पुरानी गांधीवादी नीति, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। सन 71 में फिर चीन ने जो है कोशिश की कि युद्ध का फायदा उठा ले, विफल कर दे, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद में आप देखिए कि कारगिल का युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ। उस समय भी चीन कोशिश करता है, दिखाता है कि उसके सेना की मोबिलाइजेशन हो गई, वो एक्ट करेगा, ये करेगा, कुछ नहीं कर पाता है। और कारगिल युद्ध से अगर हम आगे चले तो हम पे ऐसे ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है कि 2012, 2013 चीन घुसपैठ कर रहा है और आम सैनिक लेके घुसपैठ कर रहा है। कैलेंडर हम भी बनाना जानते हैं, लेकिन ये लोग कैलेंडर के नाम के ऊपर वो सब तमाशे करके हमको पराजित कराना चाहते थे। यहां तक कि आप देखिए कि 2012 के अंदर 2 अखबारों ने, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने यह खबर छापी थी कि चीनी सेना भले ही भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि भारत इसे तूल नहीं देता, भारत इसे तूल नहीं देना चाहता। ये मनमोहन सिंह कह रहे हैं उस समय, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कि हम इसे तूल नहीं देना चाहते। तो क्या चाहते हैं फिर? आज भी जो भारतीय वहां पे बच गए हैं, जो भारतीय सक्षम है युद्ध के लिए, उनको रोकने का प्रयास करती है कांग्रेस पार्टी। आप ये देखिए कि एक संधि चीन के साथ इन्होंने कर ली कि बॉर्डर एरिया के अंदर अगर दोनों सेनाओं का सामना भी होता है, पेट्रोल का और उनका, जो पेट्रोल को प्लाटून निकलती हैं, तो शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चीन को खूब सूट करता है।
और तब से एक लगातार बॉर्डर पे ही बना हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि लोग समझते हैं कि 9 दिसंबर को खबर आ गई, क्योंकि चीन झूठ बोलता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। और गलवान में हमने उसका नतीजा देखा, हालांकि वो पिट के गए गलवान से भी, लेकिन तभी मैंने कहा था कि गलवान तो शुरुआत है, अभी तो ये और शुरू होंगे, क्योंकि हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट वो लेकर के बढ़ना चाहता है आगे। और अब नतीजा आया ये तवांग के तौर पे, और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी हाइप जो मीडिया बना देता है, उससे थोड़ा बाहर निकल करके हमको असलियत को देखना होगा कि असलियत क्या है। गलवान में पिट के गए, बीच में कोशिश की थी सिक्किम की तरफ, डोलमा और उन इलाकों में, वहां से भी हटना पड़ा भारत के विरोध की खातिर। 67 का वो दिन याद आ गया उन्हें, जब 350 से 400 मारे थे चीनी वहां पे हम लोगों ने, और अब फिर कोई दूसरा स्थान खड़ा कर रहे हैं। खड़े रहने दीजिए, उनसे तो मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि चीन मेरा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है चीन दुश्मन है, सेना का हर अधिकारी जानता है कि चीन दुश्मन है। तो उस जो आदमी है किस तरीके का परमानेंट दुश्मन बना हुआ है हमारा, उससे ढील देने का क्या मतलब? और ये पहली बार हुआ 2014 के बाद में कि चाहे वो पाकिस्तान था और चाहे वो चीन था, पहली बार भारतीय सेना को ये छूट दी गई कि अगर भारत की भूमि को अतिक्रमण करता है तो भारतीय सेना जो स्थिति को सामने बैठ के देखती है, वो ना केवल उस आक्रमण को निष्फल करे बल्कि उन्हें कड़ा जवाब भी दे। और ये आदेश मिलने के बाद से भारतीय सेना बड़े गर्व के साथ इन क्षेत्रों में कार्यरत है। और मैं समझता हूं कि कोई भी दुष्प्रचार जो हो रहा है, चीनी सेना जो हमारे अंदर घुसी तवांग में भी, एक प्रवक्ता बोल रहे थे, प्रवक्ता क्या राजनीतिक लीडर है वो, कि साहब 10,000 फीट तक उनको आने दिया, तब तक भारतीय सेना क्या कर रही थी? तो पूछ के करेगी भारतीय सेना क्या करना है? ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं हमको कंसल्ट नहीं करते। अरे किसको कंसल्ट करें? उस पार्टी को जिसका संजीव दीक्षित आर्मी के जनरल को गुंडा बताता है, जिसका मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांगता है भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, जिसका दिग्गी राजा जाकिर नायक आतंकी का चेला है, उस पार्टी को कंसल्ट करें। तो बहुत सारे लोगों को तो अब ये मानना है कि चीन के साथ जो संधि हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसके हिसाब से ये काम करते हैं कि गलवान में पिट गए तो वहां से फिर लगाया होगा फोन कांग्रेस नेताओं को, अरे भाई पिट गए तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा चलो जी गलवान शुरू करवा दो, ये अपना आंदोलन शुरू करवा दो। इसी तरीके से जो बात आएगी डिफेंस पे, उस पे चीन ये जानता है कि भारत बहुत सजग है इस समय। आज हमारे राफेल भी वहां पे पोस्टेड है, आज हमारी पनडुब्बियां हिंद महासागर का चक्कर लगा रही हैं, और हर तरीके का कॉम्बैट विमान, मिसाइल, सब कुछ हम पे मौजूद है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि युवा पीढ़ी पूरे इतिहास को देखे, कांग्रेस के इतिहास को देखे कि कांग्रेस की चीन के प्रति क्या नीति रही है और आज चीन के प्रति क्या नहीं है। कम्युनिस्टों ने देखे वो पटवर्धन उस समय 62 में खून देना चाहते थे भारतीय सैनिकों के लिए, तो इनकी पार्टी सीपीआई ने उनको पार्टी से निकाल दिया था।
ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसीलिए मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सेना तय करेगी कि हमें कहां पे उनकी जो आक्रामक टुकड़ी आ रही है उससे लड़ना, उसको बाहर खदेड़ना, ये तो ही पता लगेगा। और मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इन एस्पेक्ट्स को देखिए। जो मैंने कुछ इंस्टांसेस गिनाए, मैंने तो मोटे मोटे तौर पे गिरा दिया आपको, 67 में चीनियों की पिटाई, 62, 61, ये सब। लेकिन जाए वेबसाइट्स पे इनको देखिए, क्योंकि हर एक इंसिडेंट की, हर एक उसकी अपनी एक अलग अलग और बनी हुई है। धन्यवाद।